चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग जो है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका 2022 में, तो उसके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, है ना? जितना भी ऐसा चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज से लेकर और अगले 3-4 क्लास में जो है जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 16 चैप्टर हैं, उसमें जो भी ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को जो है अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो इसका आपको 3 या 4 पार्ट आएगा, उसको भी अगर देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? तो आज पार्ट 1 है, ठीक है? इस तरह से 3 पार्ट इसका या 2 पार्ट जितना भी है, अलग कुछ पार्ट इसका और आने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो इसमें जो है पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, जितना भी 16 चैप्टर है उसका। आपको करना क्या है कि ध्यान से देखना है और देखने के बाद इसका नोट्स लेना है, जो कि टेलीग्राम से मिल जाता है। उसके बाद जो है इसको रिवाइज़ करना है, ठीक? और साथ में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। बस ये 3 चीज़। देखो टाइम तो उतना उतना है नहीं, है ना? तो अभी क्या करना है, बस वीडियो देखना है और जाकर फिर से इसका क्वेश्चन बैंक बनाना है और इसका नोट्स पढ़ना है। बस 3 चीज़ करना है। तो आज पार्ट 1 है। अब देखो हम लोग से पता मालूम है कि क्लास 12 में जो है 16 चैप्टर है। 4 जो है रिप्रोडक्शन का है, ठीक? उसके बाद 3 जो है जेनेटिक्स का है, जिसमें एक हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक हो गया इवोल्यूशन। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, माइक्रोब्स वाला है, स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर है, फिर बायोटेक्नोलॉजी है और फिर इकोलॉजी है। तो इसको हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन का, दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा जेनेटिक्स का, थर्ड पार्ट में बाकी सब और फोर्थ पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी का होगा। अब देखो कोई फिक्स नहीं है कि 4 पार्ट ही जाएगा, लेकिन हाँ 4, 5, 6 पार्ट में जो है मतलब एग्ज़ाम से पहले तक कुछ पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि पूरा ओवरऑल एक रिवीजन, जो पढ़ लिया उसको रिवीजन हो जाए और जो नहीं पढ़ा है उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो बस अब ये करना है कि अब इसको मिस नहीं करना है। जो लोग अभी तक अगर मिस कर रहा था, तो अभी अगर बायोलॉजी में अगर कुछ नहीं पढ़े, फिर भी अभी से मिस नहीं करना है, कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, है ना? ये होगा कि बढ़िया से रिवीजन नहीं होगा या याद नहीं रहा होगा, तो वो सब तो जितना हम बता रहे हैं उतना करते रहना है और क्वेश्चन बैंक साथ में करना है। अब अगर बिल्कुल नहीं पढ़े, तो 100% क्वेश्चन तो होगा नहीं क्वेश्चन बैंक का, लेकिन ये होगा कि लगभग 80% क्वेश्चन जो है वो क्लास देखने के बाद बन जाएगा, ठीक है? बस क्लास को ध्यान से देखना है, बहुत लंबा क्लास भी नहीं होगा, इसलिए देखना भी आसान है। इसका नोट्स बनाना है, जो बोलेंगे उसका नोट्स बनाना है, साथ में इसका नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो उसको वहाँ से भी ले लेना है। तो चलो अभी हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है? जैसे बोले थे कि शुरू से जो है अब जैसे हम बोले थे कि शुरू से जो है हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे, तो चलो पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसमें अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन, ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए है, सेम ऐसा ही जो है हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए भी आएगा। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन, इसमें मालूम है कि 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर कौन-कौन है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इन चारों में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अभी हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ ली जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है और इतना पॉसिबल भी नहीं है अभी से करना, ठीक है? तो अभी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आएगा और विश्वास करो जितना ये 4-5 सीरीज चलेगा उसमें से 80% 70% क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आएगा। अब तुमको करना कितना है? 50% करना है ना? 70 में से 35 करना है, 10 20 में से 10 करना है, 6 में से 3 करना है। तो शुरू किया जाए? चलो। हाँ, चैप्टर वाइज़ चलेगा, ठीक है? पूरा चैप्टर वाइज़ चलेगा और चलो, ऑब्जेक्टिव पहले हो चुका है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव पहले नहीं देखो इसी चैनल पे, मगध साइंस कोचिंग जो चैनल है, उसी पर जो है ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी 3 घंटा का वीडियो जो है, वो है जिसमें पूरा क्वेश्चन बैंक कराया गया है। तो उसको देख सकते हो, उसमें से ऑब्जेक्टिव उससे बाहर से नहीं है, जितना बनाना है तुम क्वेश्चन उतना उसमें से आ जाएगा। 3 घंटा का वीडियो होगा, हिंदी, इंग्लिश दोनों में है। और तुम इंग्लिश वाले हो, तो इंग्लिश वाले देख लेना, जो हिंदी वाले होंगे, हिंदी वाले देख लेंगे। तो चलिए, देखना है अभी रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात ये कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो रिप्रोडक्शन जो है, ये अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। देखो कुछ बेसिक चीज़ें हम जो है उसको छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि वो सब जो है एग्ज़ाम में नहीं आने वाली चीज़ है और ये हम मान के चलिए उतना आप पढ़े होंगे, है ना? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम बताएँगे। खैर थोड़ा-सा इसको बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज़्म अपने जैसा यंग वंश प्रोड्यूस करता है, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, सबको पता होगा ये बात। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। एक कौन होता है? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कौन होता है? एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक कौन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हो गया आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो गया कौन? एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में डिफरेंस पूछ देता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? हालाँकि बहुत ही बेसिक बात है ये, लेकिन फिर भी इसमें से जो है डिफरेंस एग्ज़ाम में आ जाता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंस आपको हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये कैसा होता है? ये यूनिपैरेंटल होता है। कैसा होता है ये? यूनिपैरेंटल, मतलब इसमें केवल एक पैरेंट इन्वॉल्व। ध्यान से देखते चलना है, देखो भले ही थोड़ा मान लो 4 पार्ट में नहीं होगा, 6 पार्ट में होगा। टाइम तो अभी है ही ना, मान लो कितना तारीख है? आज 10 तारीख है, 20 दिन टाइम है। तो 6-7 पार्ट में भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन ध्यान से देखना है खाली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनिपैरेंटल, ठीक? यूनिपैरेंटल मतलब क्या होगा कि सिंगल पैरेंट इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पर क्या होता है? सिंगल पैरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो सिंगल पैरेंट इज़ इन्वॉल्व, ठीक?
सेकंड बात, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है ना? सबको पता है कि इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट formation and fusion of gamete does not occur। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन जो है वो नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म इसमें प्रोड्यूस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? क्लोन कहा जाता है। तो द organism gets produce are identical मतलब क्या होता है? सेम। are identical to themselves and called clone। क्या कहा जाता है उनको? क्लोन कहा जाता है। अब बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या बात हो जाएगा? इसमें पहला बात ये हो जाएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इसी का उल्टा कर दो, तो इसमें हो गया बाई पैरेंटल। ये कैसे था? यूनिपेरेंटल। ये कौन हो गया? ये हो गया बाई पैरेंटल। बाई पैरेंटल करने का क्या मतलब हुआ? इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक। दूसरी बात देखो, इसमें क्या हुआ था? गैमीट का फॉर्मेशन और फ्यूजन हुआ था। इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट डज नॉट अकर। ठीक है, इसे उल्टा कर देना और कुछ नहीं। तीसरा, इसमें क्या होता है? वेरिएशन। पूरा लिख नहीं रहे हैं, लिखने से पूरा टाइम वेस्ट होगा, तो इसको जो है लिखा आपको नोट्स मिल जाएगा। इसको बस लिख दिए हैं, इसके बाद जितना भी है उसको शॉर्ट में बस हम लिखते चल जाएंगे, समझाते चल चलेंगे। बाकी आपको नोट्स मिलेगा, नोट्स में से उसको याद करना है। नोट्स बहुत लोगों के पास होगा भी, और ठीक है, सब लोग के पास नोट्स अभी तक होगा ही, और अगर नहीं होगा तो उसको जो है नोट्स को ले लेना है। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर ज़्यादा दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हैं, नंबर जो दिया होगा उस पे। तो देखो, तो क्या देखें यहाँ पर देख लिए हम लोग रिप्रोडक्शन का क्या टाइप होता है। तो 2 टाइप होता है, एक कौन होता है? असेक्सुअल, और एक कौन होता है? सेक्सुअल। इसमें से ये क्वेश्चन आता है, हम लोग अभी वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब आने का पोटेंशियल जिस क्वेश्चन का ज़्यादा है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव आ सकता है, लॉन्ग आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, वही सब देख रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो कि आ सकता है। उसके बाद इसमें से क्या पूछता है? उसके बाद इसमें पूछ देता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या पूछता है? यहाँ पूछता है टाइप्स ऑफ, इसको थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पूछता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत मोटा पेन। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि कौन-कौन से टाइप्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक, तो कौन-कौन से टाइप्स होते हैं ये देखने हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है आपको, कौन होता है? फिजन होता है। पहला टाइप कौन होता है? फिजन। ठीक। दूसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं बडिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बडिंग। तीसरा जो टाइप होता है इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। और फोर्थ जो टाइप है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो और भी होते हैं, हम लोग भी वही देख रहे हैं जो कि बोर्ड में आने का चांस है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। और एक और देख लेते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी बहुत जगह मिलेगा, तो इसलिए इसको भी थोड़ा-सा अब इन पाँचों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी होता है, रीजनरेशन वगैरह भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह भी होता है, लेकिन वो ठीक है, और लिख देते हैं स्पोर फॉर्मेशन। 5 हो ना, ए, बी, अच्छा इसको सी, डी करना था। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। यहाँ पर हो गया ए, बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई। एफ नंबर यहाँ पर कौन हो गया? फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया और स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो इतना है, ठीक है? इसमें से आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो सब कुछ समझना है, सबका मतलब क्या होता है, ठीक है ना? सबका मतलब क्या होता है वो समझना है। देखो पहला यहाँ पर कौन है? पहला यहाँ पर फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन होता है कि अगर कोई सेल है, देखो पहला हम लोग देख रहे हैं, कलर चेंज, पहला कौन हो गया? पहला हो गया आपको फिजन। पहला हो गया फिजन। फिजन। फिजन क्या होता है कि अगर कोई सेल है और वो सेल डिवाइड करके, ठीक है, ठीक, ठीक। अगर कोई सेल है, वो सेल डिवाइड करके एक
दो या दो से अधिक सेल का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजन। मान लो कि ये कोई सेल है, देखो अब हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, हमको खाली बोलना है। लिखने वाला काम आपको नोट्स में होगा, नोट्स मिला होगा, नोट्स में है, नोट्स नहीं डाउनलोड करो, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ो, जैसे करना है करो। जो जितना बता रहे हैं उतना कोई याद करके ही एग्जाम में जाना है, अगर तैयारी याद नहीं किए थे तो। अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो उसको। देखो फिजन मतलब क्या हुआ? फिजन मतलब हुआ कोई एक सेल है, ये सेल डिवाइड करके अगर मान लो कि दो सेल बनाता है या दो से अधिक सेल बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। अब अगर दो सेल बना, मान लो एक सेल है, इसे दो सेल बना, तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मतलब इसका दो टाइप हो गया, एक हो गया आपको बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन हो जाएगा? एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज बाइनरी फिजन। हाँ, ये आ सकता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितना पॉइंट लिखे हैं वो सबको फिर याद रहना चाहिए, 5 नंबर में आ सकता है, तो सबका लिख लिख कर उसका जो है डेफिनेशन लिखे हुए तो हो जाएगा। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन हो गया आपको? अमीबा हो गया। कौन हो गया? अमीबा। और कौन हो गया? और हो गया आपको पैरामीशियम। पैरामीशियम। उसके बाद आपको हो गया यहाँ पे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब क्या होगा कि अगर एक सेल डिवाइड होकर दो से ज्यादा सेल बना रहा है, अगर दो बना रहा है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, दो से ज्यादा बना रहा है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कौन हो गया? इसके एग्जांपल याद रखना है, प्लाज्मोडियम। अब जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम सुनते ही दिमाग में कुछ आया होगा। प्लाज्मोडियम से क्या कौन बीमारी होता है? मलेरिया होता है। दैट्स व्हाई प्लाज्मोडियम इज आल्सो नोन एज मलेरिया पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं? मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है, कि फिजन होता है दो टाइप का, एक हो गया बाइनरी फिजन और एक हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई एक सेल डिवाइड होकर टू सेल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और एक सेल डिवाइड होकर, मान लो एक सेल है, इसे बहुत सारे सेल बन गए, है ना, बहुत सारे सेल बन गए, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। दोनों का एग्जांपल याद रखना है। इसका एग्जांपल हो गया अमीबा पैरामीशियन, इसका हो गया आपको प्लाज्मोडियम। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन है आपको? बडिंग है। इसका एग्जाम में चांस नहीं है। फिजन आता है, बडिंग आता है, स्पोर फॉर्मेशन आता है, ये चारों आता है। फर्मेंटेशन भी बता देंगे क्या होता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है ना। जो बता रहे हो उस विश्वास करो। उस समय तो पिछले साल 11 साल का जो पूरा जो 11 साल का जो पूरा क्वेश्चन बैंक है उसको आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जो बता रहे हैं उस पर विश्वास रखना है। चलिए, तो पहला हो गया फिजन के बारे में। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि एक सेल से दो सेल बन रहा है तो फिजन डिवाइड करके, टूट के नहीं, डिवाइड करके। और दो से अधिक बन रहा है तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। दोनों का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, ठीक। सेकंड, सेकंड कौन था? देखिए यहाँ पर सेकंड कौन था? फिजन के बाद सेकंड कौन था? सेकंड था आपको बडिंग। तो अब देखते हैं थोड़ा सा बडिंग के बारे में, ठीक है। बडिंग क्या होता है? देखो बडिंग क्या होता है, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका मान लो कि उसका ये बॉडी है, बॉडी मतलब उसका शरीर है, इसमें क्या हुआ कि छोटा सा ऐसे आउटग्रोथ निकला, आउटग्रोथ। धीरे धीरे क्या हुआ कि आउटग्रोथ जो है वो बड़ा हुआ, ठीक है। और बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म से छोटा सा आउटग्रोथ एराइज होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और फिर अलग हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बडिंग। मीन्स व्हाट इज बडिंग, चलिए हम बोल देते हैं, लिखेंगे नहीं, टाइम ज्यादा चल जाएगा। बडिंग क्या है? द टाइप ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच a small outgrowth arises from the parent body which grows and finally separates and grow into a full individual. This is called budding process. And a small outgrowth जो यहाँ पर आया है, छोटा सा outgrowth, this is called bud। इसमें से भी इसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका याद रखना है। डिफिनेशन अगर आएगा तो फिर वही बोला, डिफिनेशन क्या देगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसमें आपको पांचों छह लिखना पड़ेगा, तो उसमें डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर इसमें से क्वेश्चन खाली पूछेगा तो खाली ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये बडिंग का एग्जांपल कौन कौन है। तो दो याद रखना है, एक रखना है याद ईस्ट के बारे में, और एक हाइड्रा, याद भी होगा आपको, 10th क्लास में ही पढ़े होगे। तो ईस्ट हो गया और हाइड्रा हो गया, ठीक। और कौन है? देखो फिजन थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, फिजन हो गया, बडिंग हो गया, और कौन है आपको? फ्रेगमेंटेशन। बोले फ्रेगमेंटेशन एग्जाम में आने के चांस नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख दिए हैं तो देख लेते हैं। तीसरा हो गया आपको फ्रेगमेंटेशन। तीसरा हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सेल है, वो अगर कोई बॉडी है, मान लो कि इंसान है, इंसान का अगर हाथ अलग हो जाए, सर अलग हो जाए, है ना, और फिर पूरा सर जो है पूरा बाकी बॉडी फॉर्म कर ले, हाथ बाकी बॉडी फॉर्म कर ले, तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का टाइप है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर जाता है और फिर हर एक फ्रेगमेंट अपना फुल इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका भी कौन है? इसका भी एग्जाम्पल है स्टार फिश। इसका एग्जाम्पल कौन है? स्टार फिश है, ठीक। उसके बाद डी नंबर कौन था? देखो यहाँ पे फिजन पढ़ लिए, बर्डिंग पढ़ लिए, फर्मेंटेशन पढ़ लिए, डी नंबर कौन है? वेजिटेटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से भी
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, चलिए, वेजिटेटिव, अच्छा रुको, तो उससे भी हो जाएगा ना, अब ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो अगर किसी प्लांट के किसी बॉडी से, प्लांट के किसी पार्ट से नया पार्ट एराइज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मान लो कि कोई प्लांट है, उसका स्टेम काट के लगा दिया गया मिट्टी में, और फिर वो नया प्लांट बन गया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। कोई प्लांट है, उसका कोई रूट है, उससे नया प्लांट एराइज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। तो जो भी ऐसे प्लांट्स हैं, मतलब जो भी ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें कि प्लांट के पार्ट से नया प्लांट डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो ना, आलू देख लो, आलू, पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है कि ट्यूबर होता है, उसमें आई, उससे नया प्लांट आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको ट्यूबर बोलते हैं। वैसे ही जो जिंजर होता है ना, अदरक, या फिर टर्मरिक होता है, हल्दी, उसमें से भी क्या होता है, रूट एराइज होता है, देखे होगा ना, और फिर उससे क्या होता है, नया प्लांट निकल जाता है, तो वो भी क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। तो प्लांट के किसी पार्ट से अगर नया प्लांट डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द older part of the flower, older part of the plant or the other part of the plant, this is called vegetative propagation। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल है जो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिखते हैं कि किस प्लांट में, अच्छा, प्लांट का जो भी पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि प्लांट का अगर स्टेम काट के लगाया गया, उससे नया प्लांट निकल गया, तो स्टेम को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और यहाँ लिखेंगे प्लांट का एग्जांपल, याद रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, और यहाँ लिखते हैं इसका एग्जांपल, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल और इसका एग्जांपल। चलो, पहला इसमें अगर लिखते हैं रनर, रनर, रनर किस में होता है, ऑक्जेलिस में होता है। ऑक्जेलिस क्या है, ऑक्जेलिस ग्रास की ही एक स्पीसीज है ना, तो ऑक्जेलिस और ग्रास में हो गया रनर। दूसरा हो गया राइजोम, दूसरा हो गया राइजोम। राइजोम किस में होता है, राइजोम होता है आपको जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, और टर्मरिक मतलब हल्दी। उसके बाद ट्यूबर, ठीक, ट्यूबर, ट्यूबर को ही आई बोलते हैं। ट्यूबर किस में होता है, ट्यूबर होता है पोटैटो में, पोटैटो। उसके बाद आपको इसमें कौन आ जाएगा, तो रनर आ गया, राइजोम आ गया, ट्यूबर आ गया, बल्ब, बल्ब में कौन आ जाएगा, बल्ब में आ जाएगा ओनियन कोमा गार्लिक, ओनियन कोमा गार्लिक। उसके बाद आपको कौन आ जाएगा, बुलबिल, बुलबिल में कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अगेव, बुलबिल में आ जाएगा अगेव, ठीक। उसके बाद इसमें कौन आ जाएगा, शक्कर, शक्कर में आ जाएगा मिंट, मिंट प्लांट। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट, तो ऑफसेट में आ जाएगा वाटर हाइसिंथ, मतलब समझे, वाटर हाइसिंथ याद है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज ये क्या करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है और सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है ना, जिसके कारण से एक्वेटिक जो लाइफ है वो खतरे में पड़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। जैसे टेरर ऑफ बिहार बोलते हैं किसको, कोसी रिवर को बोलते हैं, उसी टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं किसको, वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। ठीक है, चलो, क्या लिखे इसका प्रोसेसर, अच्छा चलो, तो ऑफसेट किस में हो गया, वाटर हाइसिंथ में हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए कि देखो, तो रनर किस में हो गया, ऑक्जेलिस ग्रास में, राइजोम किस में हो गया, जिंजर टर्मरिक, ट्यूबर किस में हो गया, पोटैटो, बल्ब हो गया, ओनियन गार्लिक, बुलबिल हो गया, अगेव, शक्कर हो गया, मिंट, ऑफसेट। इसके अलावा लीफ, लीफ से किस में होता है, तो क्या होता है ना कि लीफ है, लीफ में छोटा छोटा बड निकला और फिर उससे प्लांट बन जाएगा, उसको बोलेंगे लीफ से हुआ। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन हुआ, लीफ हुआ। जिस भी प्लांट से, जिस भी पार्ट से नया प्लांट ग्रो कर रहा है, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। तो यहाँ पर अगर लीफ है, तो लीफ से किस में होता है, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया में हो जाता है। और किस में हो जाता है, कैलेनकोय, और किस में हो जाता है, और हो जाता है कैलेनकोय। बस ये जो है आपको याद रखना है, इसको हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करना है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो अभी तक क्या-क्या पढ़े? अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे हैं असेसुअल डिप्रेशन के कौन-कौन से टाइप्स है वो देख रहे हैं। थोड़ा-सा कर लेते हैं सर। देखो। इसमें से हम लोग क्या-क्या पढ़ लिए अभी तक? देखो ये पूरा पढ़े, इतना पढ़े। इसमें से हम लोग क्या-क्या पढ़े अभी तक? फिजन हो गया, फेर्मेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। बचा है टिश्यू कल्चर, स्पोर। जो टिश्यू कल्चर आगे भी मिलेगा, इसलिए बता देंगे इसको अभी ही हम, लेकिन ये आगे भी जब एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहाँ भी टिश्यू कल्चर है। लेकिन अभी इसको यहीं बता देंगे। और बचा कौन? स्पोर फॉर्मेशन। तो इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। तो अब कौन बचा है? अब बचा आपको स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि आपको जो है छोटा-सा स्पोर अराइज़ होगा। देखो अराइज़ स्पोर कहाँ से अराइज़ होता है? स्पोर जो होता है वो जो प्लांट का जो बॉडी होता है, उसमें एक छोटा-सा होता है स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया, उसमें अराइज़ होते हैं स्पोर। और स्पोर क्या होता है कि स्पोर बाद में डिस्पर्स हो जाता है, मतलब फैल जाता है और उसी के फैलने से फिर क्या होता है कि नया प्लांट वहाँ से ग्रो कर जाता है। आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा व्हाट इज़ स्पोर और व्हाट इज़ स्पोर फॉर्मेशन। एग्ज़ाम में आएगा इसका एग्ज़ाम्पल कि किस प्लांट में कौन-सा स्पोर पाया जाता है। तो याद रखना है कि पेनिसिलियम जो होता है, पेनिसिलियम पेनिसिलियम उसमें जो स्पोर होता है उसको बोलते हैं कोनिडिया, उसको बोलते हैं कोनिडिया। उसके बाद आपको जो है जो क्लेमाइडोमोनास होता है, क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? एक अलगी है क्लेमाइडोमोनास। इसमें होता है जूव स्पोर। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, चाहो तो याद कर सकती है या छोड़ भी सकती है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में अभी तक जो पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस था, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर मतलब होता है कि अगर प्लांट देखा जाए तो प्लांट में 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट का जो पार्ट हमेशा ग्रो करता रहता है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट का जो पार्ट ग्रो नहीं करता है, डिवीजन नहीं करता है, उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो ग्रो कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं? प्लांट में से कट कर लेते हैं। मतलब इसका क्या देखो इसमें भी वही चीज़ है कि प्लांट के किसी पार्ट से ही नया प्लांट ग्रो कराया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा-सा अलग है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या था? इसको काट दे रहे थे, लगा दे रहे थे, नया प्लांट ग्रो हो जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेंगे प्लांट के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि ग्रो करने वाला, डिवाइड करने वाला है, उसको काटेंगे। उसको बोलेंगे एक्स प्लांट। जैसे कि ना मान लो कोई प्लांट है, अभी-अभी ग्रो कर रहा है, उसको अगर ऊपर से काट दिया जाए, तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? चूँकि उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, टॉप पार्ट, उसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि ग्रो करता है, डिवाइड करता है और ग्रोथ करवाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको जो है कोई प्लांट मान लो दिया हुआ है, इसमें छोटा-सा पार्ट हम काटेंगे। काटने के बाद अब इसको कहाँ डालेंगे? काटने के बाद इसको हम डाल देंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहाँ वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेज़ेंट है, जो कि पौधे को चाहिए ग्रो करने के लिए। तो उसमें ले आके इसको डाल देंगे। यहाँ पर डालने के बाद देखो क्या होगा, हम बोले कि इसमें प्लांट में से किसको काटा गया? याद रखना, अगर नहीं पढ़े ये सब तो याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को काटेंगे। किसको काटेंगे? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जहाँ प्लांट में है मेरिस्टेमेटिक, उसको कट करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट करेंगे और कट करने के बाद इसको कहाँ डाल दिए? न्यूट्रिएंट मीडियम में, जहाँ पर ये ग्रो करेगा। ग्रो करके क्या बनेगा? पूरा सेल का एक ऐसे गुच्छा बन जाएगा, इसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं इसको? कैलस बोलते हैं। फिर कैलस को यहाँ से निकालेंगे और एक हार्मोनल मीडियम में लाके इसको रखेंगे, जहाँ पर सारे हार्मोन प्रेज़ेंट है। प्लांट को जो भी हार्मोन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो प्रेज़ेंट है। देखो अभी हम क्या बता रहे हैं? टिश्यू कल्चर का क्या क्या मैकेनिज़्म है, क्या तरीका है, क्या मेथड है, हम लोग वो बात कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो जो बता रहे हो ध्यान से सुनना है, उसी को शब्दों में लिखना है। इसमें आता है 2 चीज़, टिश्यू कल्चर का क्या मैकेनिज़्म है और सेकंड बात टिश्यू कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। टिश्यू कल्चर हम लोग क्यों करते हैं? मतलब कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? तो कैसे करते हैं पहले वो बता रहे हैं, फिर क्यों करते हैं वो भी बताएँगे। दोनों बात को ध्यान से सुनना है। कैसे करते हैं? तो प्लांट में से जो प्लांट का जो कोई एक पार्ट है, अच्छा उस पार्ट में कौन-सा टिश्यू रहेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट का जो पार्ट है उसको बोलेंगे एक्स प्लांट। क्या बोलेंगे उसको? एक्स प्लांट बोलेंगे। तो जो एक्स प्लांट है, प्लांट का जो ये पार्ट एक्स प्लांट है, उसको कट करेंगे।
कहाँ डालें उसको? न्यूट्रिएंट मीडियम में। जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे तो फिर क्या होगा कि न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने के बाद फिर प्लांट में वो जो पार्ट है वो ग्रो करेगा। जब प्लांट का वो पार्ट ग्रो करेगा तो प्लांट का पूरा एक गुच्छा बन जाएगा, जिसको क्या बोल देंगे? जिसको बोल देंगे कैलस। फिर कैलस को उसमें से निकालेंगे और कहाँ डालेंगे? प्लांट का जो हार्मोनल मीडियम है, प्लांट हार्मोन, इसमें लाकर उसको डाल देंगे। तो यहाँ पर लाके हम जो हमारा कैलस था उसको ले आकर यहाँ पर डाल दिया गया। जब कैलस को यहाँ पर डाल दिया गया तो अब ये क्या होगा? अब होगा ये कि यहाँ पर ये डिफरेंशिएट करेगा, मतलब कि देखो अभी तक क्या है, केवल एक सेल का गुच्छा है, ग्रुप है। अब उसमें क्या होगा? प्लांटलेट फॉर्म होगा, मतलब रूट निकलेगा, स्टेम निकलेगा, लीफ निकलेगा, ये सब। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि धीरे-धीरे अब ये थोड़ा-सा प्लांट बन जाएगा। उसको इसको यहाँ से निकालेंगे और अर्थ पॉट जो होता है, गमला, उसमें ले आकर इसको लगा देंगे। तो उस तरह क्या होगा? ये धीरे-धीरे प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। तो ये मैकेनिज्म होता है टिश्यू कल्चर का। देखो कुछ नहीं, 3 बात बस याद रखना है। पहली बात कि प्लांट का छोटा-सा पार्ट काटा गया। ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉपिक है दूसरे चैप्टर का, लेकिन चूँकि यहाँ पर आ गया तो बता दे रहे हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव भी आता है, कौन आता है बताते हैं, ध्यान सुनना है। अभी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, ठीक है? अभी इम्पोर्टेंट कि कैसे किया जाता है। तो प्लांट का पार्ट काटा गया। प्लांट का जो पार्ट काटा गया, जो पार्ट कैन गिव्स राइज टू द होल प्लांट, दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। मतलब प्लांट का वह पार्ट जो कि पूरे प्लांट को फॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट में कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक होता है कि परमानेंट होता है? तो आंसर है कि मेरिस्टेमेटिक होता है। अब इसको काट के कहाँ रखा गया? न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया। जब रखा गया इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो यहाँ पर फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे ग्रो किया और सेल का ग्रुप बन गया। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलस। फिर कैलस को कहाँ रखे? हार्मोन मीडियम में, जहाँ पर कि प्लांटलेट बन गया। फिर लगा देंगे उसको मिट्टी में, जहाँ पर कि वो ग्रो कर जाएगा। दिस इज मैकेनिज्म बिहाइंड टिश्यू कल्चर। 2 बात याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली बात कि एक्सप्लांट क्या है? तो प्लांट का वह पार्ट जो कि पूरे प्लांट को फॉर्म कर सकता है, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट का ये पार्ट डिवाइड होकर पूरा प्लांट फॉर्म कर दे रहा है, इस घटना को क्या बोलते हैं? मतलब द फ्यू सेल्स कैन डिवाइड एंड गिव्स राइज टू होल प्लांट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। इसको क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद रखना है। टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है कि प्लांट का छोटा सा हिस्सा जो है, प्लांट का जो छोटा सा हिस्सा है वो डिवाइड करके पूरा प्लांट फॉर्म कर सकता है, दिस इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ये तो हो गया व्हाट इज मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, ये हो गया। देखो वही बता रहे हैं जो कि एग्जाम में आता है, जो नहीं एग्जाम में नहीं आता है वो बताने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि इतना तुम्हारे पास उतना टाइम है ना, मेरे पास उतना टाइम है ना, तो हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितना कि एग्जाम में आता है। टिश्यू कल्चर एग्जाम में आता है, अगर क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तुमको सब दिखेगा, टोटीपोटेंसी दिखेगा, एक्सप्लांट दिखेगा, है ना? तो इसलिए विश्वास रखो, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। देखो, तो पहली बात तो ये हो गई कैसे किया जाता है टिश्यू कल्चर, पता नहीं यहाँ इस चैप्टर से नहीं आता है। चैप्टर इस चैप्टर में इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ना है किसी और चैप्टर में, लेकिन जो कि ये भी रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में नहीं आता, किसी और चैप्टर में, लेकिन एग्जाम में आता है, ठीक है? देखो इसका 1-2 और नाम होता है, बहुत बार होता है कि ये नाम नहीं सुने होंगे, इसके 1-2 और नाम होते हैं, बताते हैं, पर सुन लो ध्यान से। तो ये हो गया पूरा इसका मैकेनिज्म। तो पहला तो हो गया इसमें एक्सप्लांट क्या है, तो प्लांट का जो पार्ट पूरा प्लांट फॉर्म कर सकता है उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। और दूसरा बात क्या हो गया कि प्लांट का छोटा-सा जो पार्ट है वो पूरा प्लांट फॉर्म कर देगा, इस घटना को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। अब ये हो गया कि कैसे किया जाता है, अब है कि क्यों किया जाता है, जिसका 2 कारण है करने का। पहला कारण देखो कितना आसान चीज़ है ये, कि हम लोग लैब में करवा के जो है पूरा प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। मतलब बहुत थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा प्लांट हम लोग इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पहला इसका कारण हुआ कि वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी स्मॉल टाइम। तो ये पहला बात हुआ कि बहुत कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड बात क्या हुआ, देखो हम बोले मान लो कोई प्लांट है, उसको कोई डिजीज़ है, प्लांट को भी होता है डिजीज़ ना, प्लांट को मान लो कोई डिजीज़ है, लेकिन कोई भी डिजीज़ कभी भी उसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जब इसको जब भी काटेंगे डिजीज़ फ्री होगा। तो मान लो कोई डिजीज़ वाला प्लांट है और हमको डिजीज़ फ्री प्लांट चाहिए, तो उससे हम क्या करेंगे कि उसका ये प्रोसेस करेंगे, जो हमको प्लांट यहाँ पर मिलेगा वो डिजीज़ फ्री मिलेगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। पहला कारण क्या होगा कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट जो है फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपको कि दूसरा कौन हो जाएगा कि डिजीज़ प्लांट से इन्फेक्टेड प्लांट से हम डिजीज़ फ्री प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? चलो दोनों को थोड़ा शॉर्ट में लिख भी देते हैं। पहला कौन हो गया इसमें? पहला हो गया कि हम लार्ज, बहुत छोटा हो गया। पहला हो गया कि हम लार्ज
नंबर ऑफ प्लांट जो है फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा कौन हो गया, दूसरा हो जाएगा कि डिजीज फ्री प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। बाकी इसी को आपको लॉन्ग में लिखना होगा, एग्जाम में आएगा। देखो एग्जाम में कैसे आता है, फिर जो आते हैं टिश्यू कल्चर आएगा, पूछेगा इसका एक दो नाम और होता है, तो वो भी देख लेते हैं। इसका एक दो नाम और होता है, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर को ही बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसी को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ये सब भी आता है एग्जाम में। तो अगर माइक्रो प्रोपेगेशन भी आता है तो उसका भी मतलब क्या हुआ, उसका भी मतलब हुआ टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर या इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, या इसी को प्लांट कल्चर भी बोल सकते हैं। इसी का एक और नाम हो सकता है प्लांट कल्चर। तो कहीं भी अगर इस तरह का शब्द कल्चर सब देखने को मिल रहा है प्लांट से संबंधित, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, प्लांट कल्चर, तो उसका बात यही होता है। पूरा बात बता दिए हम, एक बार खुद से दिमाग में सोचना पड़ेगा तब ये कनेक्ट होगा क्या क्या बताएं। पहले काटा गया, रखा गया न्यूट्रिएंट मीडियम में, फिर हार्मोनल मीडियम में, फिर उसको रखा गया गमला में। क्यों किया गया, तो पहला कारण ये है ताकि हमसे ज्यादा प्लांट मिलता है, दूसरा कारण ये है कि हमको यहाँ से डिजीज फ्री प्लांट मिलता है। चाहे उसके स्क्रीनशॉट ले सकते कुछ देर के लिए। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते कुछ देर के लिए। देखिए एग्जाम में आपके आता है ये, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए, खुद से क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करना है तो 3 घंटे का वीडियो है, उसको देखो, उसमें सब सब मिल जाएगा। वो सब क्वेश्चन बैंक का ही है, 11 साल का क्वेश्चन बैंक का है, तो जो एग्जाम में आ चुका है वो आने के चांस भी है, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसकी जो मतलब कि आपको ये पर तो ये याद रखना, खुद से जोड़ के लिख दोगे। खुद से जोड़ के जो इधर कहानी लिखते हैं, मतलब कॉपी चेक करते इधर कहानी लिखते हैं, तो जो कहानी लिखते हैं उसको मतलब यही सब लिख दिया करो, ठीक है ना। तो वो सब क्या रहेगा, ये सब के लिए बस ये 2-3-4 चीज है कि पहले न्यूट्रिएंट मीडियम, फिर हार्मोनल मीडियम, फिर यहाँ पर ये क्यों किया गया, इन दो कारणों से कितना किया गया। इस पर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर एक दो बार इसको खुद से सोचना है, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी टाइप था वो खत्म हो गया, फिजन हो गया, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब जो है हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर आता है एक चीज और, रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। यहाँ पर एक और बताते बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, या उसी को इसके पहले एक चीज और देख लो, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। ये क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है कि हैप्लॉइड सेल क्या है और डिप्लॉइड सेल क्या है। अगर देखा जाए, देखो क्या है कि अगर हम मालूम है कि सेल के अंदर जो होता है क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम कैसा होता है, पेयर में होता है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अब जो 23 पेयर क्रोमोसोम है तो मतलब हम क्या कहेंगे, जैसे 23 पेयर में है, अगर सेल के अंदर जैसे पेयर में क्रोमोसोम है तो उनको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। और अगर क्रोमोसोम में से पेयर में नहीं है, जैसे सिंगल सिंगल है, इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हैप्लॉइड। इस एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज डिप्लॉइड सेल, व्हाट इज हैप्लॉइड सेल, इसका एग्जांपल पूछता है। तो ये याद रखिए, ये हो गया आपको 2n, और ये कौन हो जाएगा, ये हो गया n, सिंबल होता है। हैप्लॉइड सेल का कौन हो गया एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा जितने भी गैमिट्स हैं, गैमिट मतलब कि स्पर्म हो गया एंड ओवम हो गया, तो स्पर्म और ओवम मतलब एक, तो ये हो गया गैमिट, तो ये हो गया हैप्लॉइड सेल। इसको छोड़ के कोई भी सेल अगर पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव में दे दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉइड सेल, तो उसमें से इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी दिया होगा वो डिप्लॉइड होगा, ये याद रखना है। मान लो कि दे दिया, इसके एग्जांपल में कौन हो गया, तो जाइगोट हो गया, है ना, मान लो जाइगोट दे दिया है, तो ये कैसा हो गया, ये डिप्लॉइड सेल हो गया। या इसके अलावा कौन हो जाएगा, आपको मान लो दे दिया है इम्ब्रियो दे दिया है, ठीक है, इम्ब्रियो भी कैसा हो गया, डिप्लॉइड। मतलब स्पर्म और ओवम, गैमिट्स को छोड़ो, गैमिट्स जो भी होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, चाहे वो गैमिट जो है प्लांट का हो, एनिमल का हो, ह्यूमन का हो, किसी भी का हो, गैमिट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड। एक सेल और होता है ट्रिप्लोइड। ट्रिप्लोइड सेल एक ही मिलेगा पूरा सिलेबस में क्लास 12th में, उसमें की कौन है, उसमें होता है आपको इंडोस्पर्म। कौन होता है इसमें, इंडोस्पर्म, जो कि 3n होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सब याद रखना है कि इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं, और बाकी सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बाकी सेल्स जो है वो डिप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक बात जो कि हुआ। हाँ, डिप्लोइड सेल वह होते हैं जिसमें कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक। इसमें से एग्जांपल बस याद रखना है कि डिप्लोइड सेल जो होता है इसमें एग्जांपल जाइगोट एम्ब्रियो हो गया, हैप्लॉइड सेल में कौन हो गया, स्पर्म और ओवम हो गया। तो याद रखना है कि स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड, बाकी सब सेल डिप्लोइड, इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, सब नोट्स में लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए।
चलो नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। अब इसको डिटेल से पढ़ना है थर्ड चैप्टर में। अब यहाँ पर क्या होता है देखा जाए, अगर देखो जो भी प्राइमेट्स हैं, जो भी मैमल्स हैं, समझते हैं मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं? जिनके बॉडी पर हेयर होता है, जिनमें ये पिन्ना होता है और मेमरी ग्लैंड, उन्हें क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैमल्स होते हैं कितने टाइप के? मैमल्स होते हैं दो टाइप के। एक को बोलते हैं प्राइमेट्स, एक को बोलते हैं प्राइमेट, एक को बोलते हैं, देखो यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक हो गया प्राइमेट और एक कौन हो गया? नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में कौन आ गया? तो ह्यूमन, और ह्यूमन के टाइप जो भी एनिमल है वो सब हो गया प्राइमेट। जैसे कि इसमें कौन कौन आ गया? इसमें आ जाएगा आपको ह्यूमन आ गया, ह्यूमन को प्राइमेट एनिमल बोलते हैं। और कौन आ जाएगा? मंकी आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? एप आ जाएगा। मालूम है ना एप 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन और एकदम 12 क्लास में बताए होंगे, याद होगा। तो ह्यूमन, मंकी और एप, ये चारों कौन हो गया? प्राइमेट हो गए। और इनको छोड़कर जो भी मैमल है, मतलब जो भी है इनके अलावा, वो सब के सब किसमें आते हैं? नॉन प्राइमेट में आते हैं। ठीक। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है? जो भी फीमेल मैमल्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ घटनाएं, कुछ कुछ इवेंट्स हैं जो चलते रहते हैं एक निश्चित पीरियड में, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। इस यह दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें से ओस्ट्रस साइकिल, एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल किस में होता है? तो ये होता है नॉन प्राइमेट्स में, यही एग्जाम में आएगा। ये होता है नॉन प्राइमेट्स में। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किस में होता है? ये होता है प्राइमेट्स में। ठीक। प्राइमेट समझ रहे हैं ना? प्राइमेट में कौन कौन आ गया? ह्यूमन आ गया, मंकी आ गया, एप हो गया। अब तुमको पता होना चाहिए कि एप 4 टाइप के होते हैं। एक कौन होता है? एक होता है चिंपैंजी, एक कौन हो गया? एक हो गया गोरिल्ला, दूसरा कौन हो गया? गिब्बन, फोर्थ कौन हो गया? ओरेंगटन। तो ये सब जो हो गए एप हो गए। ठीक। तो ये इनका नाम अगर दिया हुआ कहीं भी तो वहां पर क्या होता है? मेस्ट्रोसाइकिल। और इनका नाम नहीं है, कोई और नाम है, तो वो कौन हो गया? ओस्ट्रोसाइकिल। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट को मान लो दिया हुआ है कि अमोंग फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स ओस्ट्रोसाइकिल। किसमें ओस्ट्रोसाइकिल होता है? एग्जांपल में है अगर ह्यूमन है, मंकी है, चिंपैंजी है, काऊ है, किसमें हो जाएगा? काऊ में हो जाएगा। मतलब इनको छोड़कर बाकी सब में होता है ओस्ट्रोसाइकिल। इसमें दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मेस्ट्रोसाइकिल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात था ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको भी जो है याद रखना है। ठीक है। एक प्राइमेट हो गया और एक नॉन प्राइमेट हो गया। ठीक है। प्राइमेट में कौन हो गया आपको? प्राइमेट में हो गया जिसमें कि ह्यूमन, मंकी और एप। नॉन प्राइमेट में कौन आ गया? तो इनको छोड़कर सब नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट में होता है ओस्ट्रोसाइकिल, नॉन प्राइमेट में होता है मेस्ट्रोसाइकिल। इसको चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, कि वो किसमें ओस्ट्रोसाइकिल, किसमें मेस्ट्रोसाइकिल। बाकी इसके बारे में विस्तार से बात होगा जब बात करेंगे थर्ड चैप्टर, तो वहाँ इसके बारे में विस्तार से बात होगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट बात आ सकता था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ गए सेकंड चैप्टर की तरफ। ठीक है, बोले थे कि पूरा चैप्टर को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आता है बस वो हम लोग बात कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखना है इसको। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलना है। ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन है? फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड चैप्टर कौन है? सेकंड है फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे कि बोले कि हम लोग वही देख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर का नाम, पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये है ना। सेकेंड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो इसमें से क्या क्या याद रखना है? पहली बात कि फ्लावर का मेल पार्ट कौन और फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन होता है? तो मेल पार्ट कौन होता है? एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट कौन होता है? गायनोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट कौन होता है? एंड्रोशियम का यूनिट होता है आपको स्टामेन, और गायनोशियम का यूनिट कौन होता है? कार्पेल या पिस्टिल। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर का पार्ट का बात कर लिया जाए। ठीक है ना। देखो इसमें अब बेसिक बात नहीं जाएगी, फ्लावर की स्टडी को एंथोलॉजी बोलते हैं, इसे पढ़ाए होंगे क्लास में, लेकिन ये सब एग्जाम में आने का चांस नहीं है। एग्जाम में आने का चांस जो सबसे ज्यादा है वही हमें पर डिस्कस करना है। तो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं, दो तरह का पार्ट हो गया। एक हो गया इसमें एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट कौन हुआ? जो कि फ्लावर के रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उनको क्या बोलते हैं? एसेंशियल पार्ट बोलते हैं। और जो फ्लावर के रिप्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए, है ना, किसी और काम के लिए चाहिए, तो उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। अब जो एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, इसमें हो गया कि इसका काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना है। मतलब ये दो टाइप का होगा, एक इसमें मेल होगा और एक फीमेल होगा। इसमें से मेल वाले को बोल देते हैं एंड्रोसियम।
मेल वाले को क्या बोल देते हैं? एंड्रोसियम। और फीमेल वाले को बोल देते हैं गाइनोसियम। मेल वाला कौन हो गया? एंड्रोसियम। फीमेल वाला कौन हो गया? गाइनोसियम हो गया। उसको देखा जाए तो नॉन एसेंशियल पार्ट है, इसका भी दो पार्ट हो गया, एक हो गया कैलिक्स और एक कौन हो गया? एक हो गया कोरोला। अब यहाँ पर एंड्रोसियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है, और जो एंड्रोसियम का यूनिट होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टामेन। और जो गाइनोसियम का यूनिट होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। ठीक। तो एंड्रोसियम का यूनिट कौन हो गया? स्टामेन। इसका यूनिट कौन हो गया? कार्पेल या पिस्टिल। स्टामेन कैसा होता है? देखो स्टामेन ऐसा होता है ना? पढ़े हो ना? इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिलामेंट। एक हो गया एंथर, एक हो गया फिलामेंट। गाइनोसियम कैसा होता है? गाइनोसियम देखो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। इसमें से इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी। और ओवरी के अंदर यहाँ पर कौन होता है? ओव्यूल होता है। यहाँ पर ओव्यूल। अभी बनाएंगे इसको फिगर, ये फिगर इसका इंपॉर्टेंट है। तो एंड्रोसियम कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। और गाइनोसियम कौन सा पार्ट है? गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल पार्ट है। एंड्रोसियम का यूनिट कौन होता है? स्टामेन। स्टामेन में कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट। एक कौन हो गया? एंथर। एक कौन हो गया? फिलामेंट। गाइनोसियम में कितने पार्ट हो गए? गाइनोसियम का यूनिट कौन है? पहले कार्पेल या पिस्टिल। इसके कितने पार्ट हो गए? तीन हो गए। कौन कौन हो गया? स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया और ओवरी हो गया। तो ये दोनों क्या है? फ्लावर के एसेंशियल पार्ट है एज दे टेक्स पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन। बाकी ये दोनों जो है कैलिक्स और कोरोला, ये फ्लावर का एसेंशियल पार्ट इसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसका काम कुछ और है, इसका काम रिप्रोडक्शन में नहीं है। इसका काम क्या है देखा जाए तो कैलिक्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। इसका यूनिट क्या कहलाता है? सेपल। और जो कोरोला का यूनिट होता है इसको बोलते हैं कोरोल, इसको बोलते हैं पेटल। सेपल और इसको बोलते हैं पेटल। सेपल जो होता है इसका काम क्या है कि जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो उसके ऊपर क्या है कि ग्रीन लीफ कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर बड कंडीशन में है तो उसके ऊपर जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पेटल। उसको लिखेंगे नहीं, अब इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आने के चांसेस का नहीं है। तो सेपल कौन है? सेपल का काम क्या है? सेपल का काम होता है, बस समझ लेना है इसको, इसका काम है फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करना। और पेटल का क्या काम है? पेटल कलरफुल होता है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और वो पॉलिनेशन में हेल्प करे। तो ये चार पार्ट था, इनको ध्यान रखना है कि फ्लावर के चार पार्ट हुए। दो को एसेंशियल बोलते हैं, दो को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में हो गया एंडोसियम गाइनोसियम। एंडोसियम हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। एंडोसियम का यूनिट होता है स्टामेन, इसका यूनिट होता है कार्पेल या पिस्टिल। इसमें हो गया दो पार्ट एंथर और फिलामेंट। इसमें हो गया तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कार्पेल का यूनिट होता है सेपल जो कि फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। और ये हो गया फ्लावर का फीमेल, ये हो गया कलरफुल पार्ट जो कि पोलिनेशन में हेल्प करता है बाय अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात था, इसको जो है याद रखना है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इसका जो फिगर बना थोड़ा देख लेते हैं इसका, है ना। तो फ्लावर का मेल पार्ट कौन हो गया? मेल पार्ट हो गया एंडोसियम। और फीमेल पार्ट कौन हो गया? गाइनोसियम हो गया। मेल पार्ट जो है उसका यूनिट स्टामेन कहलाता है, और फीमेल पार्ट जो है उसका यूनिट कार्पेल या पिस्टिल कहलाता है। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर केवल एक है, या तो मेल है या फीमेल है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे देखा जाए अगर तो जो हिबिस्कस होता है, जिसको गुड़हल बोलते हैं, अड़हुल का फूल जो होता है, तो हिबिस्कस जो हो गया या मस्टर्ड जो हो गया, सरसों, ये सब बाइसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होता है। और अगर देखा जाए तो जो भी जैसे डेट पाम हो गया, तो ये सब क्या हो गया? ये सब यूनिसेक्सुअल हो गया। एग्जाम्पल लिखा हुआ अगर नोट्स में, उसको देख लेना है एक बार, एग्जाम में सब आने के चांस कम है। तो खैर ये हो गया फ्लावर। बताइए कौन सा फ्लावर हुआ? यूनिसेक्सुअल हुआ कि बाइसेक्सुअल? देखो इसमें फ्लावर का ये वाला पार्ट भी है, ये वाला कौन होता है? फीमेल पार्ट। और ये वाला भी है, ये वाला कौन है? मेल पार्ट है। तो अगर दोनों पार्ट है इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल। अब देखो इसमें से ये जो है इसको बोलते हैं पेडिसेल, जहां से फ्लावर को होल्ड करते हैं। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, जिसके ऊपर ये ओवरी टिका हुआ है। देखो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, अभी बताए थे। तो इसमें से इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं स्टिग्मा। ये जो हो गया, ये हो गया स्टाइल।
और जो ये वाला पार्ट हो गया, ये कौन हो गया, ये हो गया ओवरी। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, जो कि किसका यूनिट होता है, गायनोसियम का, जो कि फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर ये कौन हो गया, ये हो गया ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल है वो ओवरी से जुड़ा हुआ है, जिसके हेल्प से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। इसको क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। तो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट का बात हो गया। ऊपर वाला हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, इसके अंदर हो गया ओव्यूल। ओव्यूल जुड़ा है किसके हेल्प से, प्लासेंटा के हेल्प से। ये फ्लावर का मेल पार्ट है, उसमें से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर इसको अब क्या बोल देंगे, स्टामेन बोल देंगे। ये हो गया फ्लावर का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, और जो कि फ्लावर को बड कंडीशन में ढक के रखता है, बाद में यही खुलता है, तो फ्लावर का ओपनिंग होता है, इसको बोलते हैं एंथेसिस। ठीक है ना, फ्लावर के ओपनिंग को बोलते हैं एंथेसिस। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, ये हो गया पेटल। तो ये चारों पार्ट हो गए, पहला हो गया ये पेटल हो गया यहाँ पे जो कलरफुल होता है, ये सेपल हो गया जो कि ग्रीन होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इन द बड कंडीशन। ये हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट जिसमें कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। ये हो गया फ्लावर का मेल पार्ट जिसमें कि एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ओवरी के अंदर यहाँ पर कौन होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल जुड़ा हुआ किसके हेल्प से, प्लासेंटा के हेल्प से। इसके ऊपर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। चाइना फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलो। तो अब इसमें बात किया जाए किसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में। अब देखो क्या होता है कि ये जो फ्लावर, मतलब दोनों के बारे में पहले अलग अलग पढ़ते, फिर दोनों को मिक्स किया जाएगा। ये हो गया फ्लावर का मेल पार्ट, ये हो गया फ्लावर का फीमेल पार्ट। तो पहले पढ़ेंगे मेल पार्ट के बारे में, फिर पढ़ेगा फीमेल पार्ट के बारे में। तो पहले देखते हैं फ्लावर का मेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट, तो मेल पार्ट जो फ्लावर का होता है वो कौन होता है, अभी देखे थे, स्टामेन। ठीक, स्टामेन जो होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया एंथर, और ये हो गया फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, उसमें से जो ये एंथर होता है, एंथर के चारों जो कॉर्नर हैं, जो चारों कॉर्नर है यहाँ पर होता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस एग्जाम में एक चांस कम है कि नहीं पढ़े तो समझने में दिक्कत आएगा। बस ये समझना है कि एंथर में जो ये चारों कोने हैं वो आपको सैक लाइक, थैली की तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि बोला जाता है, बाद में इसको बोला जाता है पॉलन सैक। पॉलन सैक, शुरू में इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, बाद में बोलते हैं पॉलन सैक। जो पॉलन सैक है इसके अंदर पॉलन का फॉर्मेशन, इसके अंदर पॉलन का निर्माण होता है। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, जो कि फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट होता है। तो पॉलन सैक के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन है। फिर से सुन लो बात, फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो कौन है, स्टामेन है। फ्लावर का मेल पार्ट कौन है, स्टामेन है। स्टामेन के कितने पार्ट हुए, स्टामेन के हो गए दो पार्ट। एक कौन हो गया एंथर, एक कौन हो गया फिलामेंट। एंथर जो हो गया इसमें क्या है, चार पॉलन सैक है। अब पॉलन सैक में क्या बनता है, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनता है। अब उसको देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। अगर देखा जाए पॉलन ग्रेन को, तो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें ऐसे दो लेयर होते हैं। पॉलन ग्रेन में कितने लेयर होते हैं, दो। ऊपर वाला लेयर जो है इसको बोलते हैं एक्साइन, ऊपर वाला लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। जो नीचे वाला लेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटाइन। देख लो, अभी बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन होता है स्फेरिकल। पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है। अब स्फेरिकल है मतलब पोलन ग्रेन कैसा है, पोलन ग्रेन जो है स्फेरिकल, पोलन ग्रेन स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है, इसे कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। जो इसका डायमीटर होता है ये होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 25 टू 50 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इसका दो लेयर है। एक ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन जो है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। एक्साइन बना होता है किसका, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। जो एंटाइन है वो बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन।
मतलब देखो पॉलन ग्रेन जो है ये कहाँ होता है, पॉलन सैक में होता है। पॉलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल के रेक्टेंगुलर के स्क्वायर कैसा होता है, तो शेप इसका जो है स्फेरिकल होता है। अब स्फेरिकल का कुछ डायमीटर होगा, डायमीटर कितना होता है इसका 25 टू 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन में कितना लेयर होता है, 2 लेयर होता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन बना होता है किसका, स्पोरोपोलिन। ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन या एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन में रहेगा स्पोरोपोलिन। ये पूछ देगा कि पॉलन ग्रेन इज, कितनी में पूछा हुआ है, ऑप्शन में रहेगा 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो कितना लेयर है इसमें, 2 लेयर है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंटाइन। एक जैन बना हुआ है स्पोरोपोलिन का, जो कि हाईली रेसिस्टिव मटेरियल है। कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, कोई भी एसिड आ जाए, कभी भी स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है, उसको नष्ट नहीं कर सकता। मतलब बहुत ज्यादा ये रेसिस्टिव होता है स्पोरोपोलिन। इंटाइन बना हुआ है किसका, सेलुलोज पेक्टिन का। अब क्या होता है कि कहीं कहीं मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसमें कहीं कहीं स्पोरोपोलिन जो है अब्सेंट होता है। तो जहां पर स्पोरोपोलिन अब्सेंट है उस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। कहीं कहीं अब्सेंट, देखो यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं है, तो ये जो जगह है इसको क्या कहा जाता है, इसको जर्म पोर कहा जाता है। तो जर्म पोर क्या है, पॉलन ग्रेन पर वह जगह जहां पर कि स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को जर्म पोर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है इसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक बड़ा सेल होता है और एक छोटा वाला सेल होता है। जो बड़ा वाला सेल है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। जो बड़ा वाला सेल है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल है उसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। मतलब कह सकते हैं कि pollen grain is two layered structure which is spherical in shape and has a diameter of 25 to 50 micrometer. The outer layer of the pollen grain consists of the sporopollenin, while inner layer consists of cellulose and pectin. Inside pollen grain there are 2 type of cell, one is larger and other is smaller. The larger cell is called vegetative cell. इसमें से 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द कमेंट ऑन pollen grain या राइट एन एसे ऑन pollen grain। तो ये सब लिखना, बात ये सब बात जो है लिखना पड़ेगा। तो बड़ा वाला सेल क्या कहलाता है, वेजिटेटिव सेल, एंड स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल। और कहीं कहीं पर एट सम प्लेसेस स्पोरोपोलिन इज अब्सेंट, दैट प्लेस इज कॉल्ड जर्मपोर, जहां से कि पॉलन ट्यूब एराइज होता है, उसके बारे में आगे देखा जाएगा। तो ये होता है एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है कि जब ये पहुंचता है स्टिग्मा पर, मतलब ये कहाँ बना है, देखो ये कहाँ बना है, इसके अंदर बना है ना, पॉलन ग्रेन के पॉलन सैक के अंदर। अब इसको कहाँ जाना है, जाना है फ्लावर का फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट कौन होता है, ये होता है, तो यहाँ जाना है इसको। तो जब से यहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, तो ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर 2 सेल बन जाता है। मतलब कि ये कि याद रखना है कि जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है स्टिग्मा पर तो उसके अंदर कितने सेल होते हैं, 3 सेल होते हैं। एक हो गया वेजिटेटिव सेल और 2 हो गया जर्म सेल। बस इतना बात जो है याद रखना है कि 3 सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है और 2 जर्म सेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और इसके बारे में बात। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि पॉलन ग्रेन को कहाँ स्टोर किया जाता है। जो कहीं भी किसी चीज को स्टोर करने का बात है, चाहे वो पॉलन ग्रेन है या फिर सीड है या फिर जो है स्पर्म है, कोई गैमिट है, किसी चीज को कहाँ स्टोर स्टोर हमेशा किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। कहाँ स्टोर करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो कहीं भी किसी चीज को अगर पूछ रहा है कि कहाँ इसको स्टोर किया जाता है, तो याद रखना है कि स्टोर करने की जगह जो होता है वो होता है लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है इसको कि किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, चाहे वो सीमेंट पूछ दे या फिर पॉलन ग्रेन पूछ दे या फिर सीड पूछ दे, हर एक चीज को स्टोर कहाँ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। तो क्या क्या बात समझे कि पॉलन ग्रेन जो होता है ये फ्लावर, अच्छा पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये जो फिगर है ये पॉलन ग्रेन का है। तो पॉलन ग्रेन जो है इसको मेल गैमिटोफाइट कहा जाता है। ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, तो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं किसको, पॉलन ग्रेन को कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पॉलन ग्रेन करता है। तो पॉलन ग्रेन के बारे में, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, स्फेरिकल। जब ये पूछता है स्टिग्मा पर तो इसमें कितने सेल हो जाते हैं, 3 सेल। एक कौन हो गया, एक हो गया वेजिटेटिव सेल और 2 कौन हो गया, 2 हो गया जर्म सेल हो गया। तो ये हो गया फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी लोग को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है।
ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में, पोलन ग्रेन के बारे में हो गया। अब बात करेंगे फ्लावर के फीमेल पार्ट। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव डिसीज रहता है कि एंजाइम किससे बना है, एंटाइन किससे बना है, कितने सेल हैं इसमें, कैसा शेप है इसका, मेल केमेटोफाइट कौन होता है। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक, चलो अब बात करते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में। चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़े, अभी हम खत्म किए फर्स्ट चैप्टर, मतलब ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और फ्लावरिंग प्लांट आधा हो चुका है, बाकी बचा हुआ है, और बाकी जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। देखिए जो भी 5 6 7 पार्ट जो भी चलेगा इसका, लेकिन आज से शुरू हुआ है तो पार्ट 1। अब इस तरह से जो भी इसका 5 या 6 पार्ट आएगा, उसको भी देखने के बाद ये है कि जो लोग अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ते बायोलॉजी में, उसका भी जो है 70 से 80% क्वेश्चन बनेगा। इसलिए करना क्या है, पहले तो वीडियो देखना है, नोट्स देखना है इसका, ठीक है, नोट्स होगा सब लोगों के पास, अगर नोट्स नहीं है टेलीग्राम से उसको ले लेना है। और तीसरा चीज कि क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना है। हो सके क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था उससे, लेकिन फिर भी 70% 80% क्वेश्चन बन जाएगा। और तुम करना कितना है, 50% करना है ना, तो मतलब काम हो जाएगा। तो करना क्या है कि नोट्स वीडियो देखने के बाद जाके इसका नोट्स या तो खुद से बना लो नोट्स, या फिर नोट्स मिला हुआ होगा उसको देखना है, या फिर टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आगे बात की जाएगी रिप्रोडक्शन का, तो मतलब 2 क्लास लग जाएगा रिप्रोडक्शन में, बाकी देखो 5-6 क्लास कितना लगता है, जितना भी लगे इसको कंप्लीट कर देंगे एग्जाम से पहले तक, और इसको भी देख लेने से जो है ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा आगे।